दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इवोल्यूशन देखी थी। देखा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 जिसे मशीन लैंग्वेज ही समझता है, लेकिन हम तो पाइथन, सी और जावा जैसी लैंग्वेजेज में इंग्लिश जैसी भाषा लिखते हैं। तो फिर हमारा लिखा हुआ कोड कंप्यूटर के दिमाग तक पहुंचता कैसे है? क्या कंप्यूटर सीधे पाइथन समझ लेता है या बीच में ऐसा कौन सा जादू होता है? और आज हम उसी जादू को डिकोड करेंगे जिसे कहते हैं ट्रांसलेटर, जो प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच पुल का काम करते हैं, यानी असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यह वीडियो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट 3 है। आप सबसे पहले अपने पास एक रफ और एक पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं बताता चल रहा हूं, जो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगे, उसको नोट्स करते हुए भी चलें साथ साथ, क्योंकि यह एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और जब तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, पाइथन हमारा प्रोग्रामिंग रन कैसे करता है, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम आगे कुछ सही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी हब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटर क्या है? A translator is a software program that converts source code written in programming language into another programming language, अर्थात हाई लेवल टू लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट कर। अब हम साधारण भाषा में कहें, हिंदी में कहें, तो ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे आपके लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की समझ वाली लैंग्वेज में बदल देता है। कहने का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कोड में परिवर्तन कर देता है। ट्रांसलेटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। कंपाइलर जो है वह ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, वो भी एक साथ में ही पूरा। और इंटरप्रेटर जो होता है वह भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन करता है वह लाइन बाय लाइन करता है। अब यह जो फ्लो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको सब कोई नोट्स कर लीजिए। यही पूरे चैप्टर का सारांश है। अगर यही डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ये पूरे चैप्टर का सारांश। कहने का मतलब प्रोग्रामर जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है? कोड राइट करता है। कोड राइट करने के बाद ट्रांसलेटर जो होता है उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में परिवर्तन करता है। तब मशीन कोड जो है वह कंप्यूटर समझता है। ये स्टेप आपका चलता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि असेंबलर तो सबसे पहले आया, उसके बाद कंपाइलर आया, उसके बाद इंटरप्रेटर आया जो कि पॉपुलर हुआ। यानी ट्रांसलेटर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ विकसित हुई। अब हम देखते हैं सबसे पहला ट्रांसलेटर असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। अगर मशीन कोड पहले से मौजूद थी तो असेंबली लैंग्वेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1010100001 जैसे बाइनरी इंस्ट्रक्शन इंसानों के लिए याद रखना लगभग असंभव था। इसीलिए बाइनरी की जगह छोटे न्यूमेरिक बनाए गए, और जैसे ऐड, मूव, सब, जेएमपी, और इन्हें मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर बनाया गया। अर्थात असेंबलर जो होता है वह असेंबली लैंग्वेज को अर्थात न्यूमेरिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब असेंबलर को समझो एक डिक्शनरी की तरह होता है। जिस तरह डिक्शनरी हर हिंदी वर्ड को इंग्लिश ट्रांसलेट देती है, वैसे असेंबलर में असेंबली न्यूमेरिक का बाइनरी इक्विवेलेंट देता है। जैसे एमओवी 10110001 ऐड 001, यह मैपिंग फिक्स होती है। अब हम देखते हैं असेंबलर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले असेंबलर इनपुट लेता है। इनपुट क्या? मूव AL 5 को लो और 3 को लो, उसके बाद कॉल करेगा, रिजल्ट को प्रिंट करेगा।
लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर असेंबलर ने क्या किया, सबसे पहले क्या करता है असेंबलर, डायरेक्ट उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये मूव एल को क्या किया, मशीन में कन्वर्ट किया, इसको मशीन में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो प्रिंट हुआ वो एड्रेस में दिया। असेंबलर भी किसी डिक्शनरी की तरह ही कार्य करता है। और अब एकदम ध्यान से देखो कि असेंबलर के दो पासेस होते हैं। पास वन जो वह पहला पास करता है, सबसे पहले क्या करता है, सोर्स कोड को स्कैन करता है, सिंबल टेबल बनाता है लेबल्स और उनके एड्रेसेस में, फिर फॉरवर्ड रेफरेंस नोट करता है। फिर दूसरा जो उसका पास होता है, दूसरा जो होता है वह सिंबल टेबल यूज करके मशीन कोड जनरेट करता है। उसके बाद फॉरवर्ड रेफरेंस से सॉल्व करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल को आउटपुट देता है। यह जो चार्ट बना हुआ है इसको ध्यान से देखो, इसको आप नोट कर लीजिए। पहली बार असेंबलर क्या करता है, पहली बार नाम और एड्रेस को याद करता है और दूसरी बार में एक्चुअल मशीन में कोड करता है। ये होता है। अब असेंबलर के प्रकार हम देख लेते हैं। असेंबलर 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल पास असेंबलर, दूसरा 2 पास असेंबलर, तीसरा क्रॉस असेंबलर और चौथा मेटा असेंबलर। सिंगल पास असेंबलर एक बार में असेंबल करता है, सिंपल प्रोग्राम के लिए होता है। उसके बाद 2 पास असेंबलर 2 बार स्कैन फॉरवर्ड रेफरेंसेस हैंडल करता है, यह मोस्ट कॉमन होता है। और क्रॉस असेंबलर एक मशीन के लिए दूसरी मशीन पर रन करता है और यह इमीडिएट सिस्टम के लिए यूज होता है। और मेटा असेंबलर जो होता है वह प्रोग्रामेबल होता है, कई आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है जिसमें एमएएसएम और एनएएसएम होता है। ये था पहला ट्रांसलेटर असेंबलर। अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रांसलेटर कंपाइलर, जो कि सबसे हाई। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को पूरा सोर्स कोड एक साथ एनालाइज करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर को समझो एक एक्सपर्ट ट्रांसलेटर की तरह होता है, जो जैसे पूरी बुक पढ़ता है। जैसे एक किताब है, अगर हम ट्रांसलेटर का यूज करेंगे तो क्या करेगा, पूरी बुक पढ़ेगा, एक बार में समझता है, फिर पूरी बुक दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन नहीं, पूरा एक साथ में ट्रांसलेट करके दे देता है। और कंपाइलर कोई मैजिक नहीं करता, कंपाइलर भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। और कंपाइलर के 6 फेसेज होते हैं, इन्हें याद रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम नोट भी करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलर जो पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाइलर को इतना अधिक 6 फेस की जरूरत क्यों पड़ती। कंपाइलर सीधा मशीन कोड क्यों नहीं बना देता, 6 अलग अलग फेसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कंपाइलर को पहले प्रोग्राम को पढ़ना पड़ता है, फिर उसे समझना पड़ता है, फिर उसकी गलती पकड़नी पड़ती है, फिर उसे बेहतर बनाना पड़ता है और आखिर में मशीन कोड बनाना पड़ता है। इसलिए उसको 6 फेसेस की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पूरे 6 फेसेस को देख लेते हैं एक आसान जर्नी, एक एग्जाम्पल की सहायता से। पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर और परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। पाइथन में लेते हैं, जो पहला फेस होता है उसको बोला जाता है लेक्सिकल एनालिसिस। पहला फेज जो होता है लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं उसको, एनालिसिस। यह क्या करता है कि कीवर्ड आइडेंटिफाई करता है। दूसरा फेज जो होता है उसको बोला जाता है सिंटैक्स एनालिसिस। क्या बोला जाता है? सिंटैक्स एनालिसिस। यह एक ट्री का काम करता है, असाइनमेंट, रिजल्ट, एडिशन। इसको अभी हम देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल हमने बनाया। और तीसरा जो फेस होता है, तीसरे फेस को बोला जाता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस बोलते हैं। और चौथा जो फेस होता है उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड
जनरेशन। और जो पांचवा होता है उसको बोला जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड को ऑप्टिमाइज करेगा। और छठा क्या करेगा, कोड को जनरेट करेगा मशीन कोड में। ये था हमारा। तो अब हम समझते हैं एक हमारे टेबल की सहायता से लेक्सिकल जो होता है एनालाइजर वह सोर्स कोड को टोकन्स में तोड़ता है। दूसरा सिंटैक्स एनालाइजर जो होता है वह टोकन का ग्रामर चेक करता है। तीसरा जो होता है सिमेंटिक एनालाइजर वह मीनिंग चेक करता है, अर्थात किस टाइप का है, किस स्कोप का है और डिक्लेरेशन क्या होता है। और चौथा जो होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड, 3 एड्रेस कोड होता है। चौथा कोड ऑप्टिमाइजर जो होता है वह कोड को फास्टर या स्मॉलर बनाता है। और छठा कोड जनरेटर जो होता है टारगेट को मशीन कोड जनरेट करता है। ये थे हमारे 6 फेसेस। और दोस्तों एग्जाम के लिए मेमोरी ट्रिक जो आप बना रहे हैं, हमने एक ट्रिक बनाया है, आप उसको ध्यान रखना। LSSIOC कहने का मतलब लव स्टूडेंट स्टडी इन आवर कॉलेज। लव स्टूडेंट स्टडी इन आवर कॉलेज कहने का मतलब इस लव का एल पहला, स्टूडेंट का यस, स्टडी का यस, इन का आई, आवर का ओ और सी का कॉलेज। अर्थात लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट, ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन, ये 6 उसके फेज होते हैं। किसके, हमारे कंपाइलर के। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको एकदम नोट करके रखना आप सब। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपाइलर के हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सिंबल टेबल सब वेरिएबल फंक्शंस के नेम, टाइप्स, एड्रेस का रिकॉर्ड रखता है। और सिंबल टेबल को स्कूल रजिस्टर की तरह एकदम समझो। जैसे रजिस्टर में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और क्लास होती है, वैसे सिंबल टेबल में वेरिएबल को नेम, टाइप और एड्रेस स्टोर होता है। अब एरर हैंडल हर फेज में एरर डिटेक्ट और रिपोर्ट करता है। अगला फ्रंट एंड जो होता है फेज 1 से 3 लैंग्वेज स्पेसिफिक, और बैक एंड फेज 4 से मशीन स्पेसिफिक होता है। अगला जीसीसी जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन, यह C++, फोर्टान और एडा के लिए होता। अगला कंपाइलेशन जो रिजल्ट होता है वह ऑब्जेक्ट फाइल में रिटर्न करता है, मशीन कोड लेकिन लिंक्ड नहीं। और कंपाइलर का आउटपुट हमेशा मशीन कोड ही हो यह जरूरी नहीं है। कई आधुनिक कंपाइलर्स इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट करते हैं, जैसे जावा जो बाइट कोड में और पाइथन बाइट कोड में। एग्जाम टाइप में पूछा जाता है एग्जाम में कि कंपाइलर प्रोग्राम रन करते वक्त ट्रांसलेट करता है, लेकिन यह गलत है। सही क्या है, कंपाइलर प्रोग्राम रन करने से पहले पूरा ट्रांसलेट कर देता है कंपाइल टाइम पर, और रन टाइम पर डायरेक्टली मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है। नो ट्रांसलेटर ओवरहेड, कोई ओवरहेड ट्रांसलेटर नहीं होता। अगला जो हम टॉपिक देखते हैं कि सोर्स कोड बनाम ऑब्जेक्ट कोड बनाम एग्जीक्यूटेबल। यह एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सोर्स कोड क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल, जो मनुष्य को पढ़ने योग्य हो। जैसे हम कोड जो लिखते हैं उसी को बोला जाता है सोर्स कोड। दूसरा ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन कोड होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। और एग्जीक्यूटेबल मतलब रेडी टू रन, प्रोग्राम को रन कराने के लिए एग्जीक्यूटेबल बोला जाता है। अब हम यह ग्राफ देख लेते हैं जिसमें हमने बनाया है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सब कोई बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा या बना लो। वही सोर्स कोड कंपाइलर ट्रांसलेटर के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड लिंकर के माध्यम से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। अब एक सवाल, कंपाइलर सीधे एक्सी फाइल क्यों नहीं बना देता, ऑब्जेक्ट फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बड़े प्रोग्राम्स कई फाइल्स में लिखे जाते हैं और कंपाइलर पहले हर फाइल का ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, बाद में लिंकर उन्हें जोड़ता है। और लिंकर क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे अगले वीडियो के पार्ट।
अगले पार्ट। ये था कंपाइलर का पूरा हिस्ट्री, इतिहास। अब हम अगला सेक्शन जानते हैं, इंटरप्रीटर। तीसरा ट्रांसलेटर क्या है? इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, ट्रांसलेट करता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, इंटरप्रीटर को समझो, एक सिमुलेशन इंटरप्रीटर की तरह होता है। विदेश में कोई बोलता है तो क्या करता है? ट्रांसलेटर तुरंत उसी वक्त ट्रांसलेट करता है, सेंटेंस बाय सेंटेंस, और पूरा भाषण सुनने के बाद नहीं। और यही इंटरप्रीटर का काम होता है, हर लाइन तुरंत ट्रांसलेट करो और एग्जीक्यूट करो। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हमारा इंटरप्रीटर कार्य करता है। ये हमारा कोड है, ये 3 लाइन का कोड है, जिसमें हमने लिखा नेम नाम का वेरिएबल लिखा, जिसमें हमने लिखा इनपुट नो, और प्रिंट इसमें हमने जो भी लिखा प्रिंट लिखा। तो अब करेगा क्या? सबसे पहले रीड एक एक लाइन को पढ़ेगा। सबसे पहले वह लाइन 1 को क्या करेगा? पढ़ेगा, फिर उसको असाइनमेंट स्टोर करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, सो नेम दो विथ, और उसके बाद रिजल्ट नेम बराबर राहुल सबका प्रिंट करेगा, पूछेगा। उसके बाद लाइन नंबर 2, फिर प्रिंट हेलो, लाइन नंबर 2 को क्या करेगा? सेम वही, उसको पढ़ेगा सबसे पहले, फिर उसको आगे करेगा, फंक्शन कॉल करेगा या फिर स्ट्रिंग जो भी लिखा हुआ है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटपुट आपका देगा। सेम ऐसे ही हमारा हर लाइन को करता चला जाता। और जहां पर भी जिस लाइन में भी एरर आएगा उसके आगे का प्रोग्राम नहीं रन करेगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा इमीडिएटली। अब एकदम ध्यान से सुनो कि इंटरप्रीटर का काम क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सोर्स कोड की एक लाइन रीड करो, उसके बाद टोकन्स में ब्रेक करो, जिसे लेक्सिकल एनालिसिस कहा जाता है। तीसरा सिंटैक्स चेक करो, चौथा तुरंत एग्जीक्यूट करो, और पांचवा अगले लाइन पर जाओ। और अगर एरर आई तो वहीं पर स्टॉप और एरर मैसेज दो, बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। और इंटरप्रीटर की सबसे बड़ी ताकत यही इंटरेक्टिव होता है। पाइथन सेल में आप एक लाइन लिखते हैं और तुरंत रिजल्ट देख लेते हैं, इसीलिए पाइथन सीखना बिगिनर्स के लिए आसान होता है। अब दोस्तों, बार बार आप पाइथन शब्द का यूज सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आप ये नहीं जाने पाइथन क्या होता है। तो हम पहले बेसिक इसको समझ लेते हैं कि सब है क्या, उसके बाद हम बात करते हैं पाइथन क्या है, एकदम डिटेल्स में आते हैं। 2 वीडियो के बाद ही हमारा जो आएगा वीडियो पाइथन क्या है आ जाएगा। तब तक आप पहले बेसिक आप देखते रहिए, बेसिक देखने के बाद हम इस पर आते हैं। अब सब देखते हैं कि इंटरप्रीटर, टाइप्स ऑफ इंटरप्रीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है प्योर इंटरप्रीटर, जो कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, जो कि स्लो होता है। और अगला जो होता है बाइट कोड इंटरप्रीटर, पहले बाइट कोड में कंपाइल करो फिर इंटरप्रीट करो, जो कि हमारा पाइथन और जावा होता है। तो हम पाइथन को बाइट कोड इंटरप्रीटर भी कहते हैं, यह इंटरप्रीटर का यूज। तो ये थे हमारे तीनों, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रीटर के बारे में आप जान गए। अब हम अगला बात करते हैं कि कंपाइलर बनाम इंटरप्रीटर, कंपाइलर और इंटरप्रीटर में अंतर क्या है। और यह सेक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रीटर का कंपैरिजन लगभग हर बार पूछा जाता है, और इसको एकदम विशेष याद करके रहना। कहने का मतलब यह पूरा का पूरा चैप्टर ही, यह पूरा का पूरा वीडियो में कही गई हर एक बात, हर एक वर्ड, हर एक लाइन ही हमारा क्वेश्चन बनता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिक्स के। अब मान लो प्रोग्राम में हमारे 100 लाइन है और इधर 90 लाइन पर है। मान लो हमारे प्रोग्राम में कितने लाइनें हैं? 100 लाइन्स है, और जो गलतियां हैं वो किस लाइन पर है? 90 लाइन्स पर है। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर जो होता है वह पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा। लेकिन इंटरप्रीटर क्या करता है? इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही 90 वाली लाइन पर पहुंचा, एरर मिला, वह तुरंत क्या कर देगा? रुक जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं अगला, अब हम आते हैं डिफरेंस पर। ये हमने 3 कॉलम बनाया हुआ इस टेबल में। पहले में हमने फीचर रखा, दूसरे में कंपाइलर रखा और तीसरे में इंटरप्रीटर रखा।
हम देखते चलते हैं। एक कंपाइलर का जो फीचर होता है ट्रांसलेटर टाइम वह एग्जीक्यूशन से पहले होता है कंपाइल टाइम पर, लेकिन इंटरप्रीटर का जो होता है वह एग्जीक्यूशन के दौरान होता है रन टाइम पर। यह एग्जीक्यूशन से पहले ट्रांसलेट करके तब कंपाइल टाइम पे उसको बोला जाता है, और यह एग्जीक्यूशन के दौरान। ट्रांसलेशन जो यूनिट होता है वह कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम एक साथ होता है, जबकि इंटरप्रीटर में एक लाइन होता है। और इसका जो आउटपुट होता है कंपाइलर का ऑब्जेक्ट फाइल में अर्थात मशीन कोड में, और इंटरप्रीटर का नो परमानेंट आउटपुट फाइल, कोई परमानेंट आउट फाइल नहीं होता। एग्जीक्यूशन जो स्पीड होती है कंपाइलर की सबसे फास्ट होती है, जो कि ऑलराइट कंपाइल्ड होता है, जबकि इंटरप्रीटर का स्लो होता है, क्योंकि यह पहले ट्रांसलेट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर ट्रांसलेट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, इसलिए यह थोड़ा सा स्लो होता है। मेमोरी कंपाइलर में ज्यादा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड स्टोर करता है, जबकि इंटरप्रीटर में कम यूज होती है, जो कि लाइन बाय लाइन कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाती है। और एरर डिटेक्शन कंपाइलर में ऑल एरर्स एक साथ, सभी एरर्स एक साथ में आते हैं कंपाइल टाइम पर ही, जबकि इंटरप्रीटर में फर्स्ट एरर पर ही रुक जाता है, पहला एरर मिला तो वह रुक गया। अगला डीबगिंग। कंपाइलर में डीबगिंग थोड़ा सा कठिन है क्योंकि एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता है, कुल एरर साथ में आ जाते हैं। इंटरप्रीटर में बहुत आसान है क्योंकि जिस लाइन पर एरर आ जाएगा वहीं पर वह रुक जाएगा, आप वहीं पर सही करके आगे चले जाएं। सिक्योरिटी की बात करें तो कंपाइलर सोर्स कोड छुपा सकते हो कंपाइलर के द्वारा, लेकिन इंटरप्रीट के द्वारा सोर्स कोड जो होता है विजिबल होता है, दिखता रहता है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो कंपाइलर जो होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, जबकि इंटरप्रीटर का सोर्स कोड पोर्टेबल होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो कंपाइलर जो होता है सी प्लस प्लस, फोर्टान और रस्ट में यूज होता है, जबकि इंटरप्रीटर हमारा पाइथन, रूबी, पीएचपी में यूज होता है। और ध्यान दें, आधुनिक लैंग्वेज अक्सर करके हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करते हैं। जैसे जावा जो होता है बाइट कोड प्लस जेबीएम का उपयोग करते हैं, और पाइथन जो होता है बाइट कोड प्लस पीबीएम का उपयोग करते हैं। और इसलिए वास्तविक दुनिया में कंपाइलर और इंटरप्रीटर की सीमाएं पहले जैसी स्पष्ट नहीं रहे, लेकिन यह एडवांस टॉपिक है और अगली वीडियो में क्लास में इसको हम समझेंगे। और अगर मैं एग्जाम में आपसे पूछूं कि पाइथन कंपाइलर है इंटरप्रीटर, तो आप क्या करोगे? इसका आंसर भी मत देना, अगली वीडियो के बाद आप खुद आंसर समझ जाओगे कि पाइथन क्या है, कंपाइलर है या इंटरप्रीटर। अब हम बात कर लेते हैं असेंबलर बनाम कंपाइलर। असेंबलर जो होता है वह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में बदलता है, और कंपाइलर जो होता है वह हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में बदलता है। असेंबलर न्यूमेरिक हैंडल करता है, जबकि कंपाइलर कंप्लीट लैंग्वेज को हैंडल करता है, चाहे जो लैंग्वेज। असेंबलर फास्टर होता है, जबकि कंपाइलर क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और यहां कभी गलतियां मत करना। इंटरप्रीटर जो होता है कंपाइल्ड प्रोग्राम में फास्ट होता है, लेकिन यह क्या है, गलत है। कंपाइल्ड प्रोग्राम फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं, ऑलरेडी मशीन कोड होते हैं, लेकिन इंटरप्रीटर जो होता है हर बार ट्रांसलेट करता है और ओवरहेड हो जाता होता है, लेकिन इंटरप्रीटर डेवलपमेंट में फास्टर है, कंपाइल स्टेप। ये विशेष है, आप इस पर ध्यान दीजिए। और याद रखिए, कंप्यूटर आज भी वही पुराना कंप्यूटर है, आज भी वह सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। बदल गई है तो सिर्फ हमारी लैंग्वेज और ट्रांसलेटर, और इन्हें ट्रांसलेटर की वजह से आज पाइथन जैसी आसान लैंग्वेज संभव हो पाई है। आज आपने समझा कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रीटर सिर्फ डिफिनेशन नहीं है, यही और ट्रांसलेटर हैं जो हमारी ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलते हैं। लेकिन पाइथन का मामला थोड़ा अलग है। पाइथन पूरी तरह कंपाइलर भी नहीं है और पूरी तरह इंटरप्रीटर भी नहीं। तो आखिर पाइथन अंदर काम कैसे करता है? .py फाइल से आउटपुट तक सफर क्या है, बाइट कोड क्या होता है, पीबीएम क्या होता है, और पाइथन फास्ट कैसे होती है, और यही हम अगली क्लास में समझेंगे।
अब हम आगे देखेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए आप देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछिए, जो भी नए टॉपिक्स आपको जानने हैं वो भी कमेंट्स में बताइए, और इसमें कौन सा टॉपिक आपको सबसे बेहतर लगा, आपके क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, आप उसके बारे में कमेंट्स में बात कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।